ओम के नियम के अपवाद, यानी अपवाद अर्थात हम इसी चैप्टर के अंतर्गत ये देखेंगे कि ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं, है ना। ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं और उसके बाद में ओम का नियम कहाँ कहाँ पर लागू होगा और कहाँ कहाँ पर नहीं लागू होगा। तो अभी पहले ये हम जानने से पहले हम थोड़ा इसे बेसिक देखते हैं। जैसे ओम का नियम क्या है। ओम का नियम जो है आपका विभव और विद्युत धारा के बीच में ड्रा किया गया या अनुपात, एक प्रकार का अनुपात है ना। जैसे किसी चालक में यदि आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी लगाने से चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगी, होगा कि नहीं होगा। और जब चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगी तो किसी भी क्षण या किसी भी पार्टिकुलर टाइम में आपका जो वैद्युत धारा है और वैद्युत विभव है उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। बात समझ रहे हो ना, उनका रेशियो नियतांक होता है। यानी कह सकते हो कि B/I = कांस्टेंट होता है। ये आपने ओम के नियम में देखा, B/I बराबर कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को जो है एक नया नाम दे देते हैं और उस नए नाम को क्या कहते हैं भैया, R, है ना। B/I बराबर R हो जाता है। यही जो R है यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध। ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। पहली बात तो ओम का नियम जो है केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए सही है ना। धात्विक चालक के लिए, यानी जो धातु नहीं होगा वहां पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। ऐसे तमाम कंडक्टर हैं जो धातु नहीं है ना। जैसे ग्रेफाइट ही ले लीजिए, क्या ग्रेफाइट धातु है? नहीं है। तो वो कार्बन का अपर रूपक है, कार्बन अपर अधातु होता है, ठीक। तो ओम का नियम पहली बात धात्विक चालकों के लिए सत्य है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ओम का नियम जो है, अगर आप ये केस ले लीजिए, जैसे है पहला क्या है, टार्च का बल्ब, ठीक। इसके लिए हम एक सर्किट ड्रा कर लेते हैं। सर्किट कैसे, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये बैटरी लगाई गई है, ठीक। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस ले लिया गया। लोड रेजिस्टेंस का मतलब कोई यहाँ पर या चलो हटा के इसको हम क्या ले रहे हैं, बल्ब भी ले रहे हैं। एक ये बना ले रहे हैं, एक और बना, जिसमें हम बल्ब। तो हमारे पास ये दो सर्किट है। दोनों सर्किट में अंतर क्या है भैया कि यहाँ पे भी B वोल्ट की बैटरी लगाई गई, यहाँ पर भी करंट I फ्लो करेगा, यहाँ पर भी करंट I फ्लो करेगा। ये रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर क्या है, बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कुंजी भी लगा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या लगा रहे हैं, कुंजी भी लगा रहे हैं। कुंजी K लगा रहे हैं और ये कुंजी K है और यहाँ पर कोई कुंजी उंजी नहीं लगाई जा रही है ना। या यहाँ पर कोई ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट लगाया जा रहा है जिससे हम पोटेंशियल को वैरी करवा पाए, बदल के विभव लगवा पाए। जैसे मैंने पहले 6 वोल्ट लगाया, फिर हम कोई ऐसा उपकरण लगाए उसमें कि वैसे वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह तमाम कंपोनेंट होते हैं, तो हम उसकी मदद से जो है यहाँ पर फिर 10 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट, फिर ऐसे बढ़ा करके जो है विभव को परिवर्तित करेंगे। उसके बाद में ग्राफ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या स्थिति होगी इस वाले केस में हम कुंजी लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लो पहले प्रारंभ में हमने 5 वोल्ट लिया, ठीक। फिर हम इसमें जो है एक वोल्ट बढ़ाएंगे, 6 वोल्ट लेंगे, फिर 7, फिर 8, या आप ऐसे कह सकते हो अगर सम उसमें ले रहे हो तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके हम विभव को बढ़ाएंगे। तो विभव के बढ़ने से क्या होगा, धारा भी बढ़ेगी, विद्युत धारा बढ़ेगी। लेकिन मैंने कुंजी क्यों लगाया है, कुंजी इसलिए लगाया है कि जैसे ही हम इसमें विद्युत सप्लाई करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, विद्युत सप्लाई होगी, तुरंत हम यहाँ पर एक अपना जो मतलब पैमाना लगाए रहेंगे, उसको माप लेंगे, मेजर कर लेंगे कि यहाँ पर किसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर एक अमीटर लगा दे रहे हैं, ठीक। इसमें हम देख लेंगे कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, वोल्टेज बढ़ने पर कितनी करंट फ्लो हो रही है। और उसके बाद में फिर इसकी मदद से B/I की मदद से क्या करेंगे, R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, पता चल जाएगा ना। B का मान आपको पता रहेगा, वो तो आपने कितना लगाया है वो तो पता ही रहेगा। और उसके बाद में I का मान हम पता कर लेंगे ऐसे। और ये कुंजी जैसे ही हम रीडिंग करेंगे उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। इसलिए ऑफ कर देंगे कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये हार्ड ना होने पाए, गर्म ना होने पाए, ठीक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस कुंजी को लगाया।
अब जब यही प्रक्रिया हम बार बार करेंगे ना, तो जो हमें इस केस में जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से होगा। I और B के बीच में जो ग्राफ प्राप्त होगा वो एकदम सरल रेखा होगा। बात समझ रहे हो ना? सरल रेखा, वो भी 45 डिग्री के साथ। समझ रहे हो ना? तो ये ओम के नियम का, ये परिपथ ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है, और ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं? ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज क्या है? इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में हमने कुंजी नहीं लगाया है, मतलब हम इसको बंद नहीं करेंगे। एक बार जला दिए, किसी भी तरीके से हम इसके वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और फिर हम उसमें बहने वाली करंट को मापते जाएंगे और फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी देखते जाएंगे। तो इस वाले केस में जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ये वाला होगा। देखिए इस वाले केस में ग्राफ किस तरह से मिलेगा? ये वाला मिलेगा। अब इस वाले केस में क्या है कि जब यहाँ पर प्रारंभ में, जैसे बल्ब को जब लगाया गया है, प्रारंभ में बल्ब, इसका जो फिलामेंट होगा वो जलना शुरू करेगा और उसी की वजह से प्रकाश मिलेगी, और यहाँ पर जो है जो वैद्युत एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट होगी? वो आपका उष्मा और प्रकाश में निकलेगा। तो उष्मा में रिलीज होने के कारण तार जल्दी ही क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध बदलने लगेगा। प्रतिरोध क्या होगा? बदलने लगेगा। तो जब प्रारंभ में, मतलब प्रारंभ में क्या कि जब आप बल्ब जलाओगे तो उसके कुछ समय तक, कुछ जब तक बल्ब ये गर्म नहीं हो रहा है, उस समय तक आपका ये जो वैल्यू होगी आर की, वो तो नियत आएगी, आर की वैल्यू नियत आएगी। बट कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद का मतलब ये है कि जब आपका बल्ब का फिलामेंट क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको आर का मान अलग अलग प्राप्त होगा। यानी अब ये चीज नहीं रहेगी B/I = R। ठीक, ये नहीं रहेगा। अगर ये R1 कह दो तो B/I = R2 कह दो, इसी प्रकार B/I = R3 कह दो। ठीक, ऐसे। तो अब जब हमको इस तीसरे केस में क्या प्राप्त होगा, दूसरे केस में क्या प्राप्त होगा? R1 बराबर नहीं होगा R2 के, बराबर नहीं होगा R3। बात समझ रहे हो ना? यानी यहाँ पर इस केस में जो है प्रतिरोध का मान स्थिर नहीं रहेगा। ठीक, यानी वैरी करता रहेगा। तो कहने का मतलब है टार्च के बल्ब वाले केस में प्रारंभ में तो ये ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात यहाँ पर ओम के नियम का पालन करता है, ओम के नियम का पालन। ठीक, लेकिन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देख रहे हो सरल रेखा प्राप्त हुआ है, ग्राफ लगभग सरल रेखा है। तो ये ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात बल्ब भी जो है प्रारंभ में, बल्ब प्रारंभ में ओमीय परिपथ के जैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर इसी में कुंजी लगा दी जाती ना, मतलब स्विच लगा दिया जाता इसमें, और स्विच लगाने के बाद में जैसे बल्ब पोटेंशियल बढ़ाया जाता और मेजरमेंट करने के बाद तुरंत क्या कर दिया जाता? स्विच ऑफ कर दिया जाता, मतलब वो बहुत गर्म ना होने पाता, तो भी इसको क्या बनाए रखा जाता? ओमीय परिपथ के जैसा इसको बनाए रखा जाता। बट ऐसा नहीं हो पाएगा। हम इसको, मतलब इस केस में जैसे ही बल्ब ज्यादा देर तक जलेगा तुरंत क्या हो जाएगा आपका? ये जो है आपका अनओमीय परिपथ के जैसा बिहेव करने लगे। यानी यहां से यहां तक लास्ट में जो है ये क्षेत्र जो है आपका, ये क्षेत्र क्या है? अनओमीय परिपथ है। अनओमीय परिपथ को ये दर्शा रहा है, या अनओमीय परिपथ के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक, ओमीय परिपथ क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात B/I = जिसमें R हो हमेशा, चाहे जिस पॉइंट पर, चाहे जिस समय आप निकालिए, आपको हर बार अगर B/I = R मिल रहा है, कांस्टेंट R मिल रहा है, R बदल नहीं रहा है, प्रतिरोध बदल नहीं रहा है, तो ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं? ओमीय परिपथ कहलाते हैं। लेकिन अगर R का मान वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ता जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? अनओमीय परिपथ होगा। ठीक है, तो टार्च के बल्ब वाला केस, अब इसमें जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कहेगा वो कि ओम के नियम के अपवाद लिखिए, या आपसे ये भी कह सकता है कि BI अभिलक्षण लिखिए ओम के नियम का। ठीक है, BI अभिलक्षण लिखिए, BI कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है ये कि कुछ ऐसे भी मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रारंभ में भी ओम के नियम का पालन बहुत
कम मात्रा में करते हैं या आप कह सकते हो कि नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे आप कह सकते हो कुछ विद्युत अपघट्य हैं, ठीक, विद्युत अपघट्य हैं, उसके बाद में निर्वात नलिका होती है, फिर डिस्टकारी वगैरह है, फिर आपके जो है कुछ डायोड वाल्व है ना, जितने मतलब डायोड वाल्व हैं वो आपके ऐसे ही बिहेव करते हैं। इन डायोड वाल्व की खासियत क्या होती है कि जब भी इसमें वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, विभव को बढ़ाया जाता है। जैसे आपने प्रारंभ में मान लिया कि बी जो अप्लाई किया, आई आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जब वोल्टेज लगाओगे तो करंट मिलेगी, है ना। तो इस तरह से बी जब आपने अप्लाई किया तो आई आपको मिलेगी और वो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आप आर कैलकुलेट करोगे, बात समझ रहे हो, आर कुछ ना कुछ निकालोगे। लेकिन मान लीजिए फिर आपने बी को बढ़ाया, बी को क्या किया, बढ़ाया, और फिर आई को कैलकुलेट किया। अब ऐसे ही आप बी को बढ़ाते जाएंगे, आई को कैलकुलेट करते जाएंगे और आर को निकालते जाएंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति मतलब इसमें बहुत जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा नहीं कि ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो बहुत देर बाद निकलेगा। ऐसी एक स्थिति बहुत जल्दी आ जाएगी कि जब बी को बढ़ाने के बावजूद आई क्या होगा, आई वैसे ही नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आई का मान बढ़ेगा ही नहीं। अब बताओ अगर बी का मान बढ़ता जाएगा, आई का मान वही रहेगा, तो क्या आर का मान बदलेगा नहीं, बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि बी अपान आई का मान तभी नहीं बदलेगा, अर्थात आर का मान तभी नहीं बदलेगा जब जिस हिसाब से बी बढ़ रहा है उसी हिसाब से धारा भी बढ़ती जाए, है ना, तब तो अपना जो है आर नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि ये जो डायोड होते हैं, डायोड की खासियत होती है, मटेरियल इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरह से बने होते हैं। हम लोग डायोड पर चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो आपको बहुत अच्छे से वो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए डायोड एक ऐसी युक्ति है जो किसी पार्टिकुलर पोटेंशियल के बाद मतलब पार्टिकुलर पोटेंशियल के बाद जिसको इसका क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं। अर्थात ये डायोड जब ब्रेक डाउन कर जाता है तो उस स्थिति में पोटेंशियल बढ़ाने के बावजूद, विभव बढ़ाने के बावजूद धारा का मान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है या लगभग स्थिर रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा आर का मान वैरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो ये वाला केस आप देख रहे हो, इस वजह से ये हमको सरल रेखा कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ है, बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज जो है आप कह सकते हो प्रारंभ में बहुत थोड़े समय के लिए भी इसमें थोड़ा सा मिल सकता है, इसमें तो ज्यादा समय के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत थोड़े समय के लिए आपको मिल सकता है कि बी अपान आई इक्वल टू जो है आर रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो है पूरे ग्राफ में आपको जो है प्रतिरोध क्या होगा, बदला बदला आएगा, क्योंकि आई जो है आपको वैरी करेगा ही नहीं, है ना। बी चाहे जितना बढ़ाते जाओगे आई बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका प्रतिरोध हर स्थिति पर, यहाँ पर प्रतिरोध निकालोगे कुछ दूसरा मिलेगा, यहाँ पर प्रतिरोध कुछ दूसरा मिलेगा, यहाँ पर कुछ दूसरा मिलेगा। तो इस तरह से प्रतिरोध जो होगा वो अलग अलग आएगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। ऐसे परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये अनओमीय परिपथ है। बात समझ में आया ना, ये अनओमीय परिपथ आपका हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप निकालोगे आर का मान, यहाँ कह दो R1 है, यहाँ कह दो R2 है, यहाँ कह दो R3 है, तो हर एक स्थिति पे R1 बराबर R2 बराबर R3 होगा। बात समझ रहे हो ना। तो यही है आपका BI अभिलक्षण, समझ रहे हो ना, या ओम की नियम की सीमाएं, समझ रहे हो ना। अब इसके बाद में जो हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा कि चालकों की या प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता।